हेलो फ्रेंड्स, क्वार्टरली क्लासेस में आपका स्वागत है। करंट जीके की ओर बढ़ते हुए अपने नए टॉपिक के साथ, तो नया जो व्यक्तित्व है उसके बारे में देखिए। चौलेंद्र शमशेर राणा। अभी हाल ही में इस व्यक्तित्व को किस पद पर नियुक्त किया गया है और ये किस राष्ट्र से संबंधित है। देखिए, चौलेंद्र शमशेर राणा ये अभी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं चौलेंद्र शमशेर राणा। नेपाल पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राष्ट्र, हिमालय क्षेत्र में स्थित होने के कारण नेपाल को हिमालयी राज्य भी कहा जाता है। यह हिमालय राज्य है। नेपाल की अन्य विशेषता अगर आप देखें तो नेपाल में है काठमांडू। काठमांडू में हिमालयी हाइड्रो जो समिट्स होती हैं उनका आयोजन नेपाल काठमांडू में किया जाता है। काठमांडू इसका जो नाम है वो इसकी जो आधारभूत जो इसका ढांचा है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जितने भी घर या इमारतें जो अधिकांश हैं वो लकड़ी से बनी हुई है। काठ मतलब लकड़ी, मांडू मतलब निवास, तो लकड़ी के निवास अधिक होने के कारण इसे कहा जाता है काठमांडू। नेपाल के नए न्यायाधीश चौलेंद्र शमशेर राणा। अब यहां पे आप इसके साथ ही अन्य चीजें भी और देख लीजिए कि यहां की राष्ट्रपति कौन है। यहां की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नया जो संविधान लागू हुआ नेपाल का, उसके बाद से वहां पे अगर आप देखेंगे तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नए जो प्रधानमंत्री हैं यहां के वो हैं केपी शर्मा ओली। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो देख लीजिए। चौलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय के। नेपाल को हिमालयी राज्य कहा जाता है। राजधानी है काठमांडू, भारत का पड़ोसी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नेपाल के द्वारा अभी हाल ही में भारत की जो बड़ी मुद्रा है, आकार में बड़ी है, उसे नेपाल में बैन कर दिया गया है। बड़ी मुद्रा तो बड़े नोट अगर आप देखेंगे तो भारत की ओर से लगभग 2000 का नोट और इससे छोटा नोट जो है वो 500 का नोट, ये दोनों नोट जो है नेपाल में अभी हाल फिलहाल में बंद कर दिए गए हैं। रीजन क्या है, रीजन में ज्यादा आप डीपली ना जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वहां की करेंसी और आपकी करेंसी में कुछ अंतर है। भारतीय करेंसी नेपाल की करेंसी का 1.5 गुना है, इसलिए वो एक आर्थिक विवादों के कारण या आर्थिक जो समस्याएं हैं नेपाल की, उसके कारण अभी हाल ही में उन्होंने बड़ी करेंसी को बंद कर दिया है। पहला टॉपिक तो था ये, तो आप प्लीज जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप इसको उतारिए ताकि हम दूसरा टॉपिक शुरू करें। आप ध्यान रखिए, जो भी अगर आप पढ़ रहे हैं करंट में उसकी 4-5 चीजें आप साथ में ही देखते चलिए, तो आपका क्या है कि वो जो रूटीन है वो रूटीन बना रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो अगर कहीं भी एक चीज में अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको जैसे ही कोई दूसरी चीज उसकी आपके सामने आएगी तो आपको वो सडल याद रह जाएगा। दूसरा, नेपाल में अगर आप देखेंगे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, उसे नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। तो ध्यान रखिए, ये चौलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के न्यायाधीश, नेपाल की महिला प्रथम या फिर राष्ट्रपति के तौर पे अगर देखें तो विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री अगर आप देखेंगे तो केपी शर्मा ओली। दूसरा टॉपिक, IAA इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन। IAA इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो विज्ञापन संस्थान है। अभी इसका हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन के द्वारा जो अपना सम्मेलन आयोजित किया गया है वो भारत में आयोजित किया गया है, कोच्चि में, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की विज्ञापन संस्थान के द्वारा जो अपना सम्मेलन आयोजित किया गया हाल ही में, वो भारत के कोच्चि में आयोजित किया गया है। इससे पहले के अगर आप सम्मेलन देखेंगे तो इसके सम्मेलनों में मुख्यतः प्रमुख जो सम्मेलन है वॉशिंगटन DC के अंदर हुआ था, एक मॉस्को में हुआ था तथा एक चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन के द्वारा सम्मेलन जो है कहां आयोजित किया गया, कोच्चि में आयोजित किया गया है। जो विज्ञापन होते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके द्वारा
जो विज्ञापन दिए जाते हैं अपने ब्रांड वैल्यू के आधार पे, तो उसमें जो भी मॉडल्स होते हैं या जो मेल या फीमेल, उनके कुछ गाइडलाइन तथा अपने प्रोडक्ट की जो वास्तविकता है उसके बारे में इसमें कुछ नियम या जो नीतियां हैं वो निर्धारित की जाती हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि आज अपना जो मार्केट है, जो बाजार है, वो विज्ञापनों पे ज्यादा आधारित है। हर व्यक्ति, अगर कोई आपका आइडल है, स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, उसके द्वारा अगर किसी संसाधन का उपयोग किया जाता है और वो उसका विज्ञापन करता है तो आप उससे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। जैसे कि कटरीना कैफ अगर माजा का ऐड करेगी तो आप लोग तुरंत माजा पीने जाओ, क्योंकि कटरीना कैफ भी तो पीती है, तो चीता भी पीता है तो आप भी तो पियोगे। तो आप वही है, विज्ञापनों से प्रभावित होकर अपन भी अपनी लाइफस्टाइल को बदलते हैं। इसलिए इसके कुछ गाइडलाइन कि उसमें वास्तविकता होनी चाहिए, जो वो दिखा रहे हैं वो चीज, वो कंटेंट उसमें पाया जाना चाहिए। जैसे माजा के ऐड के अंदर वो कहते हैं कि शुद्ध आम का रस, तो शुद्ध आम का रस उसमें होना चाहिए। तो आप जो विज्ञापन दिखा रहे हैं, आप उससे कितना प्रभावित होते हैं, उसमें कितनी वास्तविकता है, इसके नियम कुछ इसमें निर्धारित किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल जो एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन है, जो संस्थान है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उसका जो सम्मेलन है वो कोच्चि में आयोजित किया गया, ये आप ध्यान रखिए। तीसरे की बात करते हैं पेमेंट बैंक की। जो पेमेंट बैंक हैं, ये पेमेंट बैंकें अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो एक पेमेंट बैंक थी जिसके ऊपर 6 महीने पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसे अभी आरबीआई ने हटा दिया है। उसका कारण क्या है? जो पेमेंट बैंक है पेटीएम, जो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक से आरबीआई के द्वारा अपना प्रतिबंध हटा दिया गया है। कारण कि पेटीएम केवाईसी के माध्यम से अलग अलग खाते खोलना शुरू हो गई थी, इसलिए आरबीआई ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। और आप देखते हैं कि विमुद्रीकरण जिसमें चलन वाली मुद्रा को मार्केट से बाहर कर दिया जाता है, अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो आपको शायद ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1000 और 500 के जो पुराने नोट थे उन्हें बैन कर दिया गया था। उस समय अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके संसाधन है विमुद्रीकरण में, जितना भी आप जो चलन में जो मुद्रा थी उसको बंद करने का कारण यह था कि आप काले धन को रोक सकें या अवैधानिक जो मुद्रा है उसको चलन से बाहर कर सके। इसलिए आपने, भाई अर्थव्यवस्था का मूल आधार ही मुद्रा है, तो मुद्रा हर व्यक्ति की आवश्यकता है, रोजगार के लिए, ना उसके जरूरतमंद संसाधनों की पूर्ति के लिए। तो आप लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने लेन देन शुरू कर दिए। तो यहां पे ध्यान रखिए, पेटीएम जो बैंक है, पेटीएम जो था वो आरबीआई के द्वारा प्रतिबंधित था 6 महीने पहले, अभी इसे मुक्त कर दिया गया है। भारत का अगर आप पेमेंट बैंकों का सिस्टम देखेंगे तो पेमेंट बैंक में और बैंक में डिफरेंस क्या होता है? पेमेंट बैंक साल के अंदर लगभग 1 लाख का लेन देन आपको उपलब्ध करवा सकता है। और भारत की ओर से पहला जो पेमेंट बैंक है वो है भारती एयरटेल। ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है जो 2017 के अंदर संचालित हुआ था। अब इन बैंकों की स्थापना के पीछे श्रेय किसको जाता है? तो भारतीय इन बैंकों के पीछे अगर श्रेय देखेंगे आप तो नचिकेत मोर समिति बनाई गई थी, एक बैंकिंग सुधार से संबंधित। इस नचिकेत मोर समिति की सिफारिश के आधार पर इन पेमेंट बैंकों की स्थापना की गई थी। भारत में 11 जो हैं पेमेंट बैंक अभी कार्यरत हैं, 7 को अभी स्वीकृति देनी बाकी है। तो लगभग अगर आप देखें तो राउंड फिगर के अंदर 17 पेमेंट बैंकों ने अपने प्रस्ताव रखे हैं पेमेंट बैंक खोलने के लिए। पहली जो बैंक है जिसे स्वीकृति दी गई थी वो है भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक। और पेटीएम बैंक चर्चा में क्यों है? क्योंकि आरबीआई के द्वारा इसे 6 महीने पहले केवाईसी के माध्यम से खाते खोलने के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया था। अभी इस पे से प्रतिबंध हटा लिया गया है। दूसरा, अगर आप देखें तो अभी हाल ही में एक नई बैंक को भी पेमेंट बैंक के तौर पे लाइसेंस प्रदान किया गया है, वो है आइडिया पेमेंट बैंक। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस बैंक को पेमेंट बैंक के तौर पे लाइसेंस प्रदान किया गया है वो है आइडिया। पेमेंट बैंकें होती क्या है? पेमेंट बैंकें जो कि आपको साल भर के अंदर 1 लाख रुपए तक के लेन देन का सुविधा उपलब्ध करवाती है। भारत की ओर से पहली पेमेंट बैंक कौन सी है? तो भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक पहली पेमेंट बैंक है। अब तक अगर आप देखें तो 17 संस्थाओं के द्वारा इस पेमेंट बैंक के लिए अपने लाइसेंस लेने के लिए अपनी वहां पे स्वीकृति हेतु अपनी मांग रखी गई है, जिनमें से 11 अभी संचालित हैं, 7 की स्वीकृति बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर अपन देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में आप देखिए एक संस्थान है यूनेस्को।
आप जनरली सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन, ये जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंस से संबंधित कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित एक संगठन है। हाल ही में 2 देशों के द्वारा यूनेस्को से अपनी सदस्यता को त्याग दिया गया है। उसका कारण क्या है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। किस माध्यम से, ये देखिए, इजराइल पे भेदभाव का आरोप लगाते हुए यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसका त्यागपत्र दे दिया गया है। इससे अपनी दूर हो चुके हैं। इजराइल और यूएसए दोनों के द्वारा अभी हाल ही में यूनेस्को को त्याग दिया गया है। अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका ने, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने पेरिस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया है, यूनेस्को से अपने आप को अलग कर लिया है। ईरान परमाणु जो डील है उससे भी यूएसए ने अपने आप को अलग कर लिया है। चौथी जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इससे भी अपने आप को अलग कर लिया है। तो ध्यान रखिए, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का विज्ञान, शिक्षा तथा संस्कृति संगठन, जिससे 2 देशों ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है, इजराइल और अमेरिका ने। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ये जो संस्था है ये इजराइल विरोधी नीतियों का संचालन करती है। इजराइल अलग हुआ, उसके पीछे पीछे अमेरिका भी अलग हो गया। और अमेरिका को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अमेरिका ने ट्रंप सरकार आने के बाद में या ट्रंप के शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण संस्थाओं से अपना संबंध तोड़ लिया है, जिनमें एक है यूनेस्को, दूसरा है पेरिस समझौता जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तीसरा है ईरान परमाणु डील और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ध्यान रखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका को आप जानते हैं तानाशाही का इसका स्वभाव शुरू से रहा हुआ है, पूंजीवादी राष्ट्रों का अग्रदूत माना जाता है। शीतकाल में जो शीत युद्ध का जो समय था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 दूरियां बन चुकी थी। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और मार्क्सवादी साम्यवादी सरकार का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर। 3 टॉपिक अपन ने देखे। चौथा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारत की ओर से एक संस्थान के द्वारा छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया है। छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम, छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या है? देखिए, अपन जानते हैं कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संचालन करने वाला संगठन है इसरो। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवन। इन्होंने अभी हाल ही में 20 छात्र और 10 शिक्षकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस संवाद कार्यक्रम के पीछे लॉजिक ये था कि इसरो ये जानना चाहता है कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति क्या जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए या उनके समाधान या उनके दिमाग की जो भी उपज है विज्ञान से संबंधित, उनका हल ढूंढने के लिए या उनकी जो अपने विषय के प्रति जो जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। संस्था का नाम है इसरो। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं के सिवन। अगर बात की जाती है कि इसरो का मुख्यालय कहां है, तो आप जानते हैं इसरो का मुख्यालय है बंगलुरु। बेंगलोर था नाम, वर्तमान में बंगलुरु हो चुका है। और इसरो के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं विक्रम अंबालाल साराभाई। तो ध्यान रखिएगा, छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम प्रारंभ करने वाली संस्था है इसरो। इसरो जो कि भारतीय क्षेत्र में अंतरिक्ष जो कार्यक्रम होते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संचालन करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु के अंदर है। और इसरो की अगर बात की जाए तो इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में की गई थी। पहले भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालित किया जाता था। अंतरिक्ष कार्यक्रम के बाद में अगर आप देखेंगे तो इसे एक नया नाम दिया गया, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवन। स्कूली छात्रों में उनकी विज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये हमने कुछ टॉपिक देखे। इसके बाद में
एक अलग टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिए। एक संस्थान है ओपेक, यह है एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टर जो कंट्रीज हैं उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोल निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। इस ओपेक का मुख्यालय की अगर बात की जाती है तो ओपेक का मुख्यालय है वियना, और ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है टोटल 15। हाल ही में ओपेक के एक सदस्य राष्ट्र ने इससे अपना संबंध तोड़ लिया है, वो है कतर। उसका कारण क्या है कि कतर है नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, और ये अपनी नेचुरल गैस पे, प्राकृतिक गैस के ऊपर उसके व्यापार पे ध्यान देना चाहता है। इसलिए उसके द्वारा अभी हाल ही में ओपेक से अपना संबंध तोड़ लिया गया है। ओपेक में वे देश शामिल होते हैं जो कि पेट्रोलियम या पेट्रोलियम निर्मित पदार्थों का सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। आप जानते हैं कि मुख्यतः मध्य एशियाई जो देश हैं, अरब, इराक, ईरान, लीबिया, वेनेजुएला वगैरह, ये जो देश हैं, ये लगभग 15 जो देश हैं, ये ओपेक के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय है वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। स्थापना हुई थी 1960 के अंदर, और कतर के द्वारा अभी हाल ही में ओपेक से अपना संबंध तोड़ लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, आप जानते हैं कि बैंकों का मर्ज करना एक दूसरे में, यह भारत में कोई नई बात नहीं है, और बैंकों का मर्जीकरण इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई बैंक या उसका प्रशासन अव्यवस्थित या अनियंत्रित तरीके से चल रहा है, या अगर वो घाटे में चल रहा है, तो उसको उभारने के लिए या उसके एक सुदृढ़ संचालन के लिए उसको दूसरी बड़ी बैंक में मर्ज कर दिया जाता है। अभी आप देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों को मर्ज किया जाएगा, एक है विजया बैंक और दूसरी है देना बैंक। तो ध्यान रखिए, भारत में बैंकिंग मर्जीकरण कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में कौन सी 3 बैंकों का आपस में विलय किया जा रहा है, तो आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना बैंक का विलय किया जाएगा। इसके बाद सरकार का एक अन्य पड़ाव है आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंकों का भी मर्जीकरण किया जाएगा। अभी वर्तमान में 56 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनमें से अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या 36 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कारण यह है कि जो रीजनल क्षेत्र की जो ग्रामीण बैंकें हैं, इनमें अभी वो स्थितियां प्राप्त नहीं हो पाई हैं, क्योंकि भारतीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जागरूकता कम है, लोगों में शिक्षा का स्तर कम है, तो बैंकिंग महत्व को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बैंकों के महत्व को समझाना कि इसमें पैसा डूबता नहीं है, पैसा सेफ है। अगर आप पैसा बैंक में जमा कराएंगे तो वो पैसा सरकार अपने किसी न किसी कार्य के लिए उपयोग में लेगी और आपके आधारभूत ढांचे में उसका विकास करेगी। अगर वो पैसा आप अपने घर में जमा करके रखेंगे तो उससे आपको ना तो आपको कोई लाभ हो रहा है, ना ही राष्ट्र को कोई लाभ हो रहा है। अगर आप उसे राष्ट्र के संपत्ति के तौर पे बैंकों में जमा कराते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है, आपका भी लाभ है, प्लस उस पैसे को बैंक इमरजेंसी के अंदर अपने उपयोग में भी ले सकता है, तो आपका पैसा कहीं डूब नहीं रहा है। इसलिए बैंकों में शिक्षित करने के लिए अगर आप देखेंगे तो नए नए प्रकार के प्लान्स लॉन्च किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बैंकों की जो शैक्षिक जागरूकता है वो बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना इसी का परिणाम है कि प्रत्येक व्यक्ति तक बैंक की पहुंच बनाना, ग्राहक तक बैंक पहुंचेगा। ग्राहक बैंक तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन बैंकों की जिम्मेदारी कि वो ग्राहक तक पहुंचे। तो अभी बैंकों का मर्जीकरण, उसके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 3 बैंकें आपस में मर्ज की जाएंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक। इसके बाद में नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें। टोटल संख्या है इनकी 56 और करना कितना है 36। अब बात यह की जाती है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो किस राज्य में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, गोवा वो स्टेट है जहां पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें नहीं है। क्यों? क्योंकि गोवा की अगर आप स्थिति देखेंगे तो गोवा में प्रति व्यक्ति आय वैसे ही बहुत ज्यादा है। गोवा के अंदर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र देखेंगे या रीजनल एरिया देखेंगे तो वो आपको बहुत न्यूनतम मिलेगा आपको, क्योंकि वो विकसित राज्यों में से एक है। उसकी स्थिति आपसे कहीं बेटर है। पर्यटन में अगर आप उसको देखेंगे तो पर्यटन में भी बहुत ज्यादा विकसित है, अन्य संसाधनों में देखेंगे तो भी बहुत ज्यादा विकसित है, क्योंकि विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा वहां पे लगा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विरासत संरक्षण पैनल।
होता क्या है ये विरासत संरक्षण पैनल? शब्द देखिए विरासत। विरासत से अगर अपन समझते हैं तो आप देखिए कि आपके क्षेत्र में जो भी हेरिटेज है, जो भी आपके ऐतिहासिक संबंधों से संबंधित इमारतें, मंदिर हो सकता है, कोई दुर्ग हो सकता है, कोई गढ़ हो सकता है, या अन्य कोई इमारत हो सकती है, या कोई स्थल हो सकता है जिसका आपके राष्ट्रीय आंदोलन में या किसी प्राचीन डायनेस्टी से कोई ना कोई संबंध होगा। तो इस विरासत को संरक्षण देने के लिए एक पैनल गठित किया है। किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिए वो राज्य है असम। असम के द्वारा अपने पर्यटन क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए एक पैनल गठित किया गया है। कारण ताकि वहां पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, अपनी ऐतिहासिक संस्कृति को सुरक्षा प्रदान की जा सके, ताकि वहां के विद्यार्थी तथा वहां के स्थानीय लोगों में अपने विरासतीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रति एक जागरूकता, एक क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा की जा सके। ये अपन लोगों के मोरल ड्यूटीज होती है, मोरल वैल्यूज होती हैं कि अपन अपने क्षेत्र के विरासतों को संरक्षण प्रदान करें, उनके विकास में योगदान दें। तो राज्य स्तर पे अगर आप देखा जाए तो ये असम है। और अगर आप राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान में भी ऐसा ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण से संबंधित एक विभाग बना हुआ है। भारतीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारतीय पुरातत्व विभाग प्राचीन जो पुरातत्व स्थल है उनको संरक्षण प्रदान करता है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इनसे आपको अपनी गौरवशाली जो संस्कृति है उसके बारे में आभास होता है। तो आज अपन ये टॉपिक किए, इन टॉपिक के अंदर उसकी वर्तमान की स्थिति और उसका क्या महत्व है उन सभी को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा है कि आप लोग हमें इतना प्रेम करते हैं। मैं पिछले देखा है मैंने 2-3 वीडियो के अंदर कि आप लोग बराबर कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। हम लोगों की जो भी थी एक इच्छा थी कि विद्यार्थियों से हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक अपनापन जोड़ सकें। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और संस्थान के द्वारा लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर कुछ करने की इच्छाएं जो हैं हम लोगों में प्रबल होती जा रही हैं। तो आपने जो भी अपने कमेंट बॉक्स में जो भी डाला है कि पुरस्कार डालने हैं और जो भी योजनाएं हैं या कोई व्यक्तित्व हैं उनके बारे में लगातार सीरीज शुरू कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके लिए जो वर्तमान में जो तत्कालीन जो मुद्दे हैं जिन पे आपको डिस्कस करना जरूरी है, ऐसे में टॉपिक लगातार आप लोगों के लिए डाल रहा हूं और जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनके ऊपर बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू।